हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। फिर मैं शाम को हम लोग 7 बजे आए हैं पढ़ने के लिए। अपना ज्योग्राफी वाला जो चल रहा है शिखर शून्य से लेकर शिखर फार्मूला में, उसी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अगर आप नए हैं तो आपके लिए बहुत कुछ है इस चैनल में। आप जाइए यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में, तो आपको इंग्लिश भी मिलेगी, वोकैब्स और ग्रामर का सीरीज मिलेगा। आपको मैथ बहुत दिनों से लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ रीजनिंग की भी स्टार्टिंग हो गई है। हमारे साथ आप मेरे साथ सुबह 7 बजे उठ सकते हैं। 7 बजे आपको मंडे टू सैटरडे आपको करंट अफेयर मिलता है, बहुत ही बेहतरीन स्टैटिक पोर्शन के साथ। उसके साथ साथ शाम को 7 बजे आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी हम लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत किया है और छोटी छोटी बातों से लेकर हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को और कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को, सभी को अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को दबाइए और उस जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको भी दबाइए और इसको आग की तरफ फैलाइए, ठीक है ना। तो चलिए बहुत से अच्छे से शुरुआत करते हैं। इसको आप आराम से, हम लोग स्लोली चलेंगे बहुत ही अच्छे से। उसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको एक एक करके धीरे धीरे हम आपको अच्छे से समझा दें, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत की सामुद्रिक सीमा के बारे में अध्ययन किया था, यानी भारत का जो हमारा तट है, ठीक है ना, जो भारत का जो तट है यानी जो सीमा, भारत का वह सीमा जो जल से लगा है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उसमें हमने अच्छे से आपको बताया था कि अनक्लोज क्या होता है। हमने ये बताया था कि भारत का समुद्र पर कितना अधिकार है। हमने आपको प्रादेशिक सीमा बताया था, अविच्छिन्न मंडल बताया था, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताया था यानी टेरिटोरियल लाइन बताया था, कंटिजियस लाइन बताया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया था। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक एक करके पढ़े हैं, आप वहां से जाके एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करिए। आइए, आज हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हिंदी में इसको कहते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना। अब देखिए, जियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जियोलॉजी में हम किसी भी स्थल के नीचे जो चट्टानें होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। एक और इसकी शाखा होती है जिसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में हम लोग मृदा के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल को उठाकर, यानी जो सॉइल का ओरिजिन होता है, ओरिजिन है ABCD, उसको आप अच्छे से, जब हम लोग मृदा पढ़ाएंगे आपको सॉइल, तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि जो किसी भी स्थल पे ऊपर की मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर जाने पर, यानी अगर हम उस मिट्टी के लेयर को हटा दें तो उसके बाद से जब चट्टानी एरिया शुरू हो जाएगा, यानी रॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होने लगेगा, तो उसी रॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगर्भ। और उस भूगर्भ की संरचना कैसी है, उसकी चट्टान कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, पहले बनी, नए बनी, इन सभी क्वालिटी के आधार पर हम लोगों ने उसको कई विभिन्न भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो उन्हीं सब चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया की बात की हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं कि जब पृथ्वी हमारा बना था तो पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला था। तो दहकते हुए आग का गोला धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ। जब यह धीरे धीरे ठंडा हुआ तो विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो जब हमारी पृथ्वी ठंडा हुई, ठीक है ना, जब हमारी पृथ्वी ठंडा हुई तो सबसे पहले जो चट्टान बना वो चट्टान क्या था, उस चट्टान का नाम था आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन एज रॉक, ठीक है ना। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही कहते हैं, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी ठंडा हुई गर्म होने से, तो ठंडा होने के उपरांत उसको हमने क्या बोल दिया, वो कौन सी चट्टानें बनी, आर्कियन और आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूलभूत चट्टान कौन है, तो आप कहोगे आर्कियन चट्टान, क्योंकि सबसे पहले वही बना ना। इसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्राथमिक चट्टान कौन है, तो भी आप कहोगे आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है ना। इसी प्रकार धीरे धीरे कई करके ऐसे जो फैक्चुअल चीजें हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके सीखते हैं। फिलहाल पहले एक एक करके हम क्रोनोलॉजी समझ लें। तो क्रोनोलॉजी में क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश सेम है।
दूसरा क्या है तो कहोगे सर जी धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक। तीसरा क्या है तो कहोगे सर जी कुड़प्पा, कटप्पा नहीं कुड़प्पा क्रम की चट्टान। उसके बाद से चौथा क्या है तो कहोगे विंध्यन क्रम की चट्टान। इसको विंध्य भी कहते हैं, ठीक है ना, विंध्यन क्रम की चट्टान। पांचवें नंबर पे आपको क्या कहोगे, कहोगे गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान। छठे नंबर पे आपका क्या कहोगे, छठे नंबर को आपको जो चट्टान पढ़ना है उसको हम कहते हैं दक्कन क्रम की चट्टान। दक्कन क्रम की चट्टान। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप, नेक्स्ट आपको पढ़ना है तृतीय क्रम की चट्टान, या फिर इसको टर्शियरी चट्टान भी कहते हैं। चौथा आप क्या नेक्स्ट आठवां क्या पढ़ेगा आप, तो आठवां आप पढ़ेंगे चतुर्थ क्रम की चट्टान। चतुर्थ क्रम की चट्टान, ठीक है ना। अब जरा समझिए ये क्या है, आर्कियन एज रॉक, धारवाड़ एज रॉक, कुड़प्पा रॉक, विंध्यन रॉक, गोंडवाना रॉक, दक्कन रॉक या फिर डेक्कन भी इसको कहते हैं, टर्शियरी रॉक, और ये क्या है क्वाटरनरी रॉक यानी चौथा यानी सबसे लास्ट में। एक एक करके समझते हैं। आइए इसके बारे में सीखते हैं क्या क्या जानना है। अब मेरे हिसाब से ये वाला मिटा देना चाहिए क्योंकि जगह की है कमी। तो आइए सीखते हैं एक एक करके, शांति से आप इसको देखिए, नोट्स बनाते जाइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। आइए आर्कियन क्रम की चट्टान में आपको क्या जानना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये जानना है कि ये कब बना, तो ये तब बना जब पृथ्वी क्या हुई, जब पृथ्वी ठंडा हुई। जब पृथ्वी ठंडा हुई तो कौन सी चट्टान बना, आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, ठीक। इस प्रकार से सबसे पहले किस चट्टान की उत्पत्ति हुई, तो आर्कियन की, यानी सबसे पुराना चट्टान है ये। सबसे पुराना चट्टान कौन सा है, आर्कियन क्रम की चट्टान। और जब सबसे पुराना है यानी सबसे पहले कौन बना, यही बना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्राथमिक चट्टान है। क्या है, प्राथमिक चट्टान। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताओ कि जब पृथ्वी बहुत गर्म थी तो क्या कोई जीव जंतु उस समय रह पाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं रह पाएगा साहब, कैसे रह पाएगा। तो इसलिए क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, तो आप आराम से जान सकते हो। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी जीव जब वो मर जाता है, मरने के बाद वो जब कहीं दब जाता है, तो अगर उस जीव के अंश प्राप्त हुए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म को अध्ययन हम किसमें कहते हैं, जीवाश्मिकी में कहते हैं, ठीक है ना, पैलियोंटोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये यानी पृथ्वी के ठंडा होने के उपरांत आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। सबसे पुरानी चट्टान है ये, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कहां पाया जाता है, तो देखो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है ये हम आपको बता चुके हैं, यानी प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। तो भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ऐसे ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, तो इस क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हमारे ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मेटल्स पाए जाते हैं क्या, हाँ सर जी मेटल पाए जाते हैं, इसमें धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ी लिमिटेड मात्रा में, ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, हाँ लिमिट में पाई जाती हैं। अब इतनी ही चीजें आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें में जानना है, लेकिन थोड़ी चीज आपको और कुछ समझना पड़ेगा। इनके बाद वाले चट्टान को समझने से पहले इसको थोड़ा दो पॉइंट को समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं अपर्दन, और एक होता है अपक्षय, ठीक है ना, अपर्दन और अपक्षय, और एक होता है अनाच्छादन, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरोजन, इसको बोलते हैं वेदरिंग, और इसको बोलते हैं डेनुडेशन।
हम सब चीज लेके चलेंगे तो आपका मीडियम क्या है इससे कोई मतलब नहीं। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, ये है कि जो बात हम कह रहे हैं ये भी हम इंग्लिश में चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अपनी जो मातृभाषा है वो सबसे बेहतरीन होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में समझ सकते हो, हमको तो इतना यकीन है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपक्षय को। क्या होता है अपक्षय? तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक रॉक है, ये कोई रॉक है। जब कोई रॉक है, चाहे एक्सटर्नल फोर्स के साथ और चाहे इंटरनल फोर्स के साथ, अगर इसमें क्या हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है, और क्रैकिंग होकर ये चट्टान टूट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चट्टान है, ठीक है ना, कोई चट्टान है, वो बहुत दिनों से वही पड़ा है, तो उस पर बारिश होगी, तापमान होगा, बढ़ेगा घटेगा तापमान, तो कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन कमजोर हो जाएगा। जब वो केमिकल कंपोजिशन कमजोर हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद टूट जाएगा, या फिर बारिश आएगा तो बारिश से वो टूट जाएगा। तो जब किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कोई रॉक टूटकर उसी जगह बिखर जाए, ये रॉक टूटकर क्या हो गया, उसी जगह बिखर गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग, अपक्षय। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जब ये टूटा हुआ पदार्थ किसी माध्यम से, किसी मीडियम से, मीडियम क्या हो सकता है, तो मीडियम आपका रेन हो सकता है यानी जल हो सकता है, मीडियम आपका विंड हो सकता है यानी हवा हो सकता है, या फिर कोई भी अदर फैक्टर होता है, उस मीडियम के द्वारा जब ये प्लेस ए से हटकर प्लेस बी पर जाकर जम जाए तो उसे हम कहते हैं इरोजन, अपरदन। इन दोनों फैक्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं, जरा समझो। बचपन में जब आपको 2 रुपए मिलते थे तो आप जाते थे चॉकलेट की दुकान पे और आपको 50 पैसे वाली चॉकलेट आपको मिलती थी, बड़ी कड़ी होती थी वो, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेयरी मिल्क के पसंदीदा होंगे। कई लोग कहते हैं कि भाई हम तो डेयरी मिल्क, बबली है, पता नहीं क्या क्या चीजें, ये सब चीजें होती रहती हैं, आप लोग के पसंद है। तो वो क्या कर दो, आप तो बस एक बार मुंह में डाला, मजा आ गया, ठीक है ना। लेकिन पुराने जमाने में आज भी जो ये चॉकलेट मिलती है छोटी छोटी, जो बड़ी 2M दर्जे की होती हैं, तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उसके ले लो मुंह में और मस्त घुलाते रहो। और कई लोग होते हैं कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, लेके जाओ दांत के नीचे दबाओ और उसके बाद से खत्म करो बवाल। तो बात समझिए, आपने कोई चॉकलेट खाई 50 पैसे वाली या 1 रुपए वाली, वो थोड़ी कड़ी किस्म की है, डेयरी मिल्क टाइप की नहीं है। तो जब उसको आपने माउथ में डाला आपने, तो दांत के बीच में आपने लेके गया उसको, आप जब दांत के बीच में उसको लेके गए आप, तो आपका दांत एक्सटर्नल फोर्स है, उस दांत ने उस चट्टान को, मान लीजिए वो आपका चॉकलेट क्या है, चट्टान है, उस चॉकलेट को तोड़ा, ठीक है ना, फोर्स लगा के तोड़ा, बस भैया वेदरिंग हो गया। यही वेदरिंग है, ठीक है ना। तो जब आपने उस चॉकलेट को दांत से तोड़ा, ये वेदरिंग है। और फिर आपने आपके माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये स्लेवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। अब फिर ये सलाइवा आपको मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, जो भी आपका जो चॉकलेट की किस्म होगी, तो आप उसको मस्त से घुला के यहां से माउथ से द्वारा लेके आपके अपने स्टमक में चले जाएंगे। तो यहां से प्लेस ए से प्लेस बी पर ये चॉकलेट आपका चला गया। ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये प्रोसेस कहलाया इरोजन। इससे साधारण भाषा में आपको कोई नहीं बता सकता। तो बस ध्यान रखिएगा, यह वेदरिंग था, यानी चॉकलेट का दांत से टूटना वेदरिंग, और उस लार के साथ इसको पेट में जाना क्या हो गया, वो हो गया आपका इरोजन। और जब ये प्रोसेस एक साथ हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, डेनुडेशन, यानी अनाच्छादन। यानी अनाच्छादन में किसी पदार्थ का टूटना भी शामिल है, और उस पदार्थ का टूट के प्लेस ए से प्लेस बी के पास जाना भी शामिल है। तो इन दोनों को कंबाइन रूप से हम क्या बोलते हैं, डेनुडेशन। अब ये सारी चीजें हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब भी ये सब पढ़ाएंगे तो ये तीनों नाम आएंगे, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होंगी तो बताइएगा, फिर हम कोई और फैक्टर इस्तेमाल करेंगे। आइए अब सीखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जब जम गई तो आर्कियन क्रम की चट्टान बन गई। जब आर्कियन क्रम की चट्टान बन गई तो क्या हुआ, इस आर्कियन क्रम की चट्टान का वेदरिंग और इरोजन हुआ। इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या हुआ, डेनुडेशन हुआ। इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का डेनुडेशन हुआ, यानी अनाच्छादन हुआ।
और इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अनाच्छादन हुआ तो क्या हुआ, ये चट्टान टूट के कहीं और क्या हुई, बिखरने लगी। तो जब ये चट्टान टूट के बिखरने लगी तो कौन सी चट्टान बनी, तो बनी धारवाड़ क्रम की चट्टान। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहोगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से बना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। दूसरी बात, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है तो ये तो पहले आई थी ना, तो इसको प्राथमिक बोला, तो इसको कौन सी चट्टान बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चट्टान, द्वितीय क्रम की चट्टान। ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी चट्टान है, सेकेंडरी रॉक है या फिर द्वितीय क्रम की चट्टान है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जैसे जैसे ये क्या होगा, जैसे जैसे वेदरिंग अपर्दन होगा वैसे ही ये क्या होगा, सीट के रूप में जमा होगा, यानी परत के रूप में जमा होगा। कैसे, जैसे एक बार धूल आई, आंधी आई तो एक परत बिछ गया, फिर दोबारा धूल आंधी आई तो फिर एक परत बिछ गया। तो ये सीट के रूप में यानी एक सेडिमेंट्री रॉक के रूप में जमा होता है, परतदार चट्टान के रूप में जमा होता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन, धारवाड़। अब देखिए इसमें मेटल्स थे, तो जाहिर सी बात है इस मेटल में जो जम गए थे तो ये मेटल टूटेगा फूटेगा तो उनका और से अच्छे से फिल्ट्रेशन होगा, तो इसमें मेटल क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल है, चाहे वो लोहा है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल आप जानते हो उन सभी इंपॉर्टेंट मेटल किस में पाई जाती हैं, तो आप कहोगे धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल की दृष्टि से, ठीक है ना, यानी इकोनॉमिकल दृष्टि से, यानी आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जी धारवाड़ क्रम की चट्टान। इस चट्टान में दो ही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मेटल की दृष्टि से सबसे बेहतरीन चट्टान कौन है, तो धारवाड़, या फिर आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली सबसे बेहतरीन चट्टान कौन है, तो कौन सा है, धारवाड़ है। ये ध्यान रखेगा। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए, हमारे यहां जो सबसे पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है हमारा कौन सा, अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत, अरावली पर्वत। कहां पर है प्रभु, तो राजस्थान में। ठीक है ना, तो अरावली पर्वत जो है, जो राजस्थान में है, इसका निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो आप कहोगे सर जी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। और अरावली पर्वत सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, कहां पर है, राजस्थान में। ठीक, उसके साथ साथ धारवाड़ के बारे में एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम पड़ा ना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम पड़ा, कर्नाटक में एक जिला ही है जिसका नाम है धारवाड़। कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़ जिला। इसी धारवाड़ जिले में इस चट्टान को सबसे पहले देखा गया, इसीलिए इस चट्टान का नाम हमने क्या रख दिया, धारवाड़। और आप जानते हैं कि कर्नाटक में सोना से लेकर कोलार की जो खान है, आयरन से लेकर तमाम प्रकार की निकल, ये सारे जो अच्छे अच्छे मेटल्स होते हैं ये सभी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, धारवाड़ क्रम की चट्टान। और सबसे पुरानी प्राचीनतम पहाड़ी कौन है, तो अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत किस चट्टान से बना है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी ये तो गर्म नहीं था, तो इसमें तो आपको क्या मिलना चाहिए, जीवाश्म मिलना चाहिए। लेकिन आप कहोगे ना, जीवाश्म इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जीवाश्म मिलने के लिए जीव होना चाहिए ना। धारवाड़ युग में कोई भी जीव पैदा ही नहीं हुआ था, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्कियन चट्टान हो गया। ठीक, बस इतना ध्यान रखना कि आर्थिक रूप से सबसे क्या है, समृद्ध है। और फिर क्या बोलते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि इसमें मेटल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में देखा गया था। और इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से हुआ था। और अरावली पर्वत जो सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है, उसका निर्माण किससे बना, तो वो हुआ धारवाड़ से। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। कहां पाई जाती है धारवाड़, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किसी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि धारवाड़ कहां पाई जाती है, लेकिन मोटे मोटे हम आपको बता दें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उसके साथ साथ बगल में आपको तेलंगाना मिल जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा तमिलनाडु भी मिल जाएगा, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया मिल जाएगा और मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट हमारा चट्टान कौन सा है, कुडप्पा क्रम की चट्टान। ठीक है ना, तो कुडप्पा क्रम की चट्टान में ध्यान रखना, इसको सबसे पहले देखा गया था आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में। कहां,
आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कुड़प्पा, नॉट कटप्पा, ठीक है ना। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में देखा गया था, इसलिए इसका नाम कुड़प्पा हो गया। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहोगे सर जी धारवाड़ क्रम के वेदरिंग और इरोजन से, यानी धारवाड़ क्रम के किसके, डेनुडेशन से क्या बना, कुड़प्पा चट्टान बना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर जी इसकी खासियत बता दो, तो इसकी भी खासियत लगभग समान ही है। क्या समान है, तो जैसे इसमें भी मेटल्स ही पाए जाते हैं, लेकिन धारवाड़ से क्या होता है, कम पाए जाते हैं, और इसमें जो मेटल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट मेटल पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिनसे हम स्लेट बनाते हैं या फिर चौक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप संगमरमर कह सकते हो। तो ये चीजें इसमें आसानी से पाई जाती हैं, तो इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में पाया जाता है, इसमें भी मेटल्स पाए जाते हैं कम। और कैसे बना, तो वेदरिंग और इरोजन, किसके इरोजन से, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से बना, ये ध्यान रखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, नेक्स्ट है कुड़प्पा हो गया ना अपना। अब आइए विंध्यन। विंध्यन के बारे में अगेन वही कहानी है, क्या कहानी है कि इसका भी निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से हुआ, ये तो आप जानते हैं। दूसरा, इसका विस्तार कहां है, तो आप कहोगे सर जी राजस्थान के, राजस्थान का एक जगह है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार का जो सासाराम है, सासाराम, ठीक है ना, टीपू सुल्तान का मकबरा कहां पर है, ठीक है ना, तो राजस्थान से चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार के सासाराम तक फैला है। और इस विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ, तो इस विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से। और फिर जब आप सोचो, पहले चट्टान थी जो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान, तो वो आर्कियन क्रम की चट्टानें जब हार्ड थी, टूटी, तो हमारा धारवाड़ बना, तो यानी उसका कंपोजिशन थोड़ा डाउन हुआ, मतलब वो पहले जो हार्ड था अब वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है विंध्यन आते आते अब क्या होगा, सॉफ्टनेस और बढ़ जाएगी। तो जब सॉफ्टनेस और बढ़ जाएगी तो क्ले, ठीक, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, उसके साथ साथ सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल जो होता है वो कहां से मिलेगा, इसी चट्टान में मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार के संगमरमर, जो फिर उसके बाद से आप देखते हो कि जो मार्बल वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है, इसमें भी ये बहुत काम देते हैं। तो जितने भी चमकीले या फिर पॉलिशदार जो चट्टानें होती हैं और जो पत्थर होते हैं जिसका निर्माण हम बहुत सारी भवन सामग्री में करते हैं, तो इन सब ये सारी चीजें कहां पाई जाती हैं, तो आप कहोगे विंध्यन क्रम की चट्टान में। क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि सर जी टूटते 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 इसका कंपोजिशन बहुत ही क्या हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान में ध्यान रखिएगा कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे बेहतरीन चट्टान कौन सा है, तो आप कहोगे विंध्यन क्रम की चट्टान सीमेंट उद्योग के लिए सबसे क्या है, बढ़िया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ, अब नेक्स्ट है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक। ज्योग्राफी के पहले या फिर दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है, इसका नामकरण भारत में एक जनजाति पाई जाती थी जिसका नाम है गोंड जनजाति। इसी गोंड जनजाति के नाम पर इसका क्या हुआ, नामकरण हुआ। तो सोचिए आप कितने महान देश में रहते हो। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ, तो फिर से आपको क्या कहना है कि सर जी विंध्यन क्रम की चट्टानों के वेदरिंग और इरोजन से क्या हुआ, क्या बना हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण कार्बोनिफेरस में युग में हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। अब कह रहे ये साहब युग क्या है, तो जैसे हिंदू धर्म में आपको युगों को बांटा गया है, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, वैसे ही भूगोल में भी युगों को बांटा गया है, ठीक है ना। तो आपको आर्कियन एज मिल जाएगा, धारवाड़ एज मिल जाएगा, प्लेस्टोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ठीक है ना, कार्बोनिफेरस युग मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्रिटेशियस एज मिल जाता। बहुत सारे युग हैं जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल टाइम साइकिल, ठीक है ना। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जियोग्राफिकल टाइम साइकिल क्या होता है। फिलहाल अपना हमारा टारगेट मेन है कि पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शून्य से लेकर खत्म कर दे लास्ट तक, फिर हम लोग नेक्स्ट सोचेंगे। तो फिलहाल तो टारगेट को पूरा किया जाए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसका निर्माण किस युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में हुआ।
अब देखो इसके नाम में ही लिखा है, क्या लिखा है, कार्बोनीफेरस, यानी इस समय कार्बन आ गया है। मनुष्य के शरीर में कार्बन होता है ना, हमारे शरीर में, तो जब कार्बन हो गया इसका मतलब यह है कि अब जीव इस पृथ्वी पर आ गया, ठीक है ना। जीव क्या हो गया, पृथ्वी पर आ गया। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए भूखंड है, इस भूखंड पे जीव जंतु आ गए, ठीक, पेड़ था, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठीक है ना, कोई जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु जानवर ये सब थे, ठीक है ना। इस प्लांट की पत्तियां गिरी थी, ये भी थी। अब क्या हुआ, पृथ्वी पर जैसे भूकंप आते हैं तो वैसे ही उस जमाने में भी तो भूकंप आते थे ना, तो बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ, जिससे जमीन क्या हुआ, धस गया। तो जब जमीन धस गया यानी सब्सिडाइज हो गया, तो जब जमीन धस गया उसके ऊपर मिट्टी जम गई, तो लाखों साल बाद, ठीक है, तापमान और दाब के कारण ये पेड़ किस में बदल गए, ये पेड़ बदल गए किसमें, कोयले में। ये पेड़ बदल गए कोयले में, और जो जीव जंतु थे, ये लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से जीव जंतु है, लेकिन मान लो कि ये जीव जंतु है। ये जीव जंतु किस में बदल गए, तो ये बदल गए क्रूड ऑयल में, ठीक है ना। तो ये जीव जंतु बदल गए क्रूड ऑयल में, और कोयला बदल गए, पेड़ पौधे किस में बदल गए, कोयले में। तो उसी को हम अपने जमीन से क्या होते हैं, निकाल के हम अपना इस्तेमाल करते हैं। अब जरा एक चीज हल्का सा समझिए, दुनिया में अगर आप देखें तो मैक्सिमम कोयला से लेकर या फिर मैक्सिमम जो दुनिया में पेट्रोल होता है वो कहां पाया जाता है, तो कभी भी सदर्न एरिया में नहीं पाया जाता है, नॉर्दर्न एरिया ही देखो। जैसे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, वहां पर आपको पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका कंट्री है, फिर क्या बोलते हैं, जो अरबियन पेनिनसुला है यानी अरब प्रायद्वीप है। इसी प्रकार भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, जैसे हमारा बंबई हाई हो गया, उसके साथ साथ जो नॉर्मल दक्षिण के हिस्से हैं उसमें पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, जैसे नर्मदा नदी घाटी, उसके साथ साथ अगर आप गोदावरी देखें, कृष्णा नदी, कावेरी नदी घाटी में आपको पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के भंडार मिलते हैं। कोयला भी मैक्सिमम आपको दक्षिण भारत में ही मिलता है। इसका कारण यह है कि देखो, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो कहोगे सर जी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। क्यों, क्योंकि जहां पर बारिश होगी वहां पर वर्षा ज्यादा होगी मैक्सिमम, तो वहां पर पानी मिलेगा, और पानी ही, जल ही जीवन है। प्लांट के लिए भी जल जरूरी है, मनुष्य के लिए भी जल जरूरी है। तो वहीं आपको क्या बिना पानी के रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए जहां पर जल रहता है वहां पर जैव विविधता बहुत ही ज्यादा होता है, और वहीं पे भूकंप आया होगा और वही चीजें वहां पर धस गई होंगी, इसलिए, और वो एरिया फिर बाद में इक्वेटर से कहीं दूसरी जगह चला हो गया, इसीलिए वो एरिया जहां जहां गया वहां वहां वो कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो आपको पता ही है, हमारे जो भारत का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये पहले कहां पर था, ये पहले इक्वेटर पे था प्रभु। ये देखो, ये इक्वेटर दिख रहा है, तो भारत का ये जो लाल से नीचे वाला हिस्सा, ये पहले इक्वेटर पे था। जब इक्वेटर पे था, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा थी। तो जब जैव विविधता बहुत ज्यादा थी तो भूकंप आया, वो धस गया, और धस के ये प्लेट ऊपर जाने लगी। आज भी आपको पता ना कि ये प्लेट ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये पहले कभी नीचे थी। तो जब ये प्लेट ऊपर जाने लगी तो इसी के नीचे जो भी जीव जंतु जब धसे थे वो क्या बन गए, पेट्रोलियम, कोयला वेला, ये सब चीजें बन गए, ठीक है ना, ध्यान रखिए। आगे, तो कार्बोनिफेरस युग में इस गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अब ध्यान रखिएगा, भारत में जो मैक्सिमम कोयला होता है, लगभग 99% कोयला इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान कहां पे है, तो आप कहोगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी, नर्मदा नदी का जो घाटी है, यानी ये जो छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार के आसपास का जो एरिया है, वहीं पर आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोयला कितने प्रकार का होता है और क्या उसका कहानी है, ये सारी चीजें मैं करंट के वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। तो करंट का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो आप उसको अगर देख रहे हैं तो आपको बताया था हमने कि 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रेसाइट कहां पाया जाता है, लेह लद्दाख में। सेकंड नंबर पे बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक कोयला किस टाइप का है, बिटुमिनस टाइप का है। सबसे बेकार कौन होता है, पीट। सबसे जल्दी कौन जलता है, तो आप कहोगे एंथ्रेसाइट। सबसे शुष्क कौन होता है, एंथ्रेसाइट। फिर उसके बाद से सबसे कम प्रदूषण कौन फैलाता है, एंथ्रेसाइट। ये सारी चीज आप जानते हो, ठीक है ना।
तो हम आपको बता चुके। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में और डिस्कशन ग्रुप में आप जरूर जुड़े, क्योंकि उस ग्रुप में आपकी कोई भी जीएस से संबंधित समस्याएं हैं वो सॉल्व की जाती हैं, तो आप वहां पे जरूर जुड़े। यहां पर आइए, दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानें क्या हुआ, देखो कार्बोनिफेरस युग के बाद जब जमीन धंस गया, तो जब जमीन धंस गया, अब देखो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब हम, अब आप ये सोचते होगे कि सर जी कितनी चीजें कहते हैं कि जब हम ये पढ़ाएंगे, क्या करोगे, मजबूरी है कि वो चीजें आप जब नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता होगा। जैसे क्या, हम हल्का सा आपको बता दे रहे, क्या होता है, हमारे पृथ्वी के गोला, जो गोला है हमारा, उस पृथ्वी के लगभग 100 किलोमीटर नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर, जिसको हम दुर्बल मंडल कहते हैं। इस दुर्बल मंडल में रहता है गरम गरम क्या रहता है, मैग्मा रहता है। तो इसमें कुछ भी भेजोगे ना तो वो गल के एकदम पानी हो जाएगा। अब जरा सोचो, 100 किलोमीटर ऊपर पेड़ पौधे था, अब ये पेड़ पौधे धंस के नीचे गए, तो जब ये धंस के नीचे गए तो उस मैग्मा में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो जहां पर ऊपर का जो मटेरियल गलता है मैग्मा चेंबर में जाके, तो उसको हम कहते हैं बेनी ऑफ जोन। ये ज्योग्राफी जो बहुत मतलब अंदर घुस के पड़ता है उसको पता हो, ठीक है, या फिर ज्वालामुखी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चले। उसे कहते हैं बेनी ऑफ जोन, यानी जब कोई पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, सॉलिड से मैग्मा में चेंज होने लगता है, तो जहां चेंज होगा उसे हम क्या बोल देंगे, बेनी ऑफ जोन। अब जब मैग्मा ज्यादा होगा तो मैग्मा क्या करेगा, नीचे से प्रेशर मारेगा। मान लो यहां पर प्रेशर मारा तो ऐसे होगा, ऐसे होता तो भूकंप आएगा। जब भूकंप आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्मा खूब भयंकर तरीके से प्रेशर मारेगा। जब भयंकर तरीके से प्रेशर मारेगा तो यहां पर निकल जाएगा क्या, ये क्रेटर निकल जाएगा, और इसी से नीचे से आराम से जबरदस्त मैग्मा निकलेगा, ऊपर बढ़िया से बिछेगा। तो ये क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। अब भयंकर तरीके से जब ज्वालामुखी उद्गार होगा और फिर वो ठंडा होगा तो क्या होगा, चट्टानें निर्मित होंगी। तो अभी हमने आपको बोला कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या हो गया, चट्टानें धंस गई थी। तो जब देखो हमने आपको, सब लोग कहीं पर भी आप जाके, मैं कहता हूं कि आप जाइए, ढूंढिए जहां पर आपको मिल रहा। मैं आपको क्वालिटी में किसी भी प्रकार के समझौता नहीं करूंगा। एक बार ज्योग्राफी अगर हमसे पढ़ लिए तो जिंदगी में आपको कभी ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हमें कैसे याद है, हमें इसलिए याद है कि मैंने इसको फील किया है। हम जो भी चीजें पढ़ाते हैं ना, उससे पहले हमको खुद फील करते हैं, यार ऐसे हुआ होगा। और ज्योग्राफी वैसे भी इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, जितना अच्छा इमेजिन कर लो आप, तो ज्योग्राफी आपको जबानी याद हो जाएगा। पूरा ज्योग्राफी आपको, दुनिया में हर एक फैक्ट भी आपको याद हो जाएगा ज्योग्राफी से रिलेटेड। बस आप चीजें रिलेट करने सीख जाओ और उसको अच्छे से मेमोराइज और दिमाग में सोचने की क्षमता ला लो, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आप देखेंगे हमारे साथ कैसे हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके, और वैसे ही आराम से पढ़ेंगे हम लोग बेफिक्र होके। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना इस मामले में, ठीक है ना। तो जैसे वो धसा हुआ पार्ट ऊपर निकला तो फिर क्या हुआ, जमा। तो दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ, तो आप कहोगे सर जी ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से किसका निर्माण हुआ है, दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अब जरा सोचो, अब ज्वालामुखी का मैग्मा बहुत है लाल। अब कोई भी लोहा आपने लाल रॉड बनाया, उसको गर्म करके उसको पानी में डाल दिया, कैसा होगा मुन्ना, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, काला हो जाएगा, काला, ठीक है ना। तो जब काला हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जैसे नहीं कहते हाथ जल गया, तुमने पानी डाल दिया तो वो हो जाएगा काला। तो जब काला हो जाएगा फिर वो टूटेगा फूटेगा तो कौन सी मिट्टी बनेगी, तो कहोगे सर जी काली मिट्टी बनेगी, ठीक, काली मिट्टी बनेगी। अब काली मिट्टी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो हम यही दे देते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे हम सॉइल के बारे में, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी के टूटने फूटने से क्या बना, काली मिट्टी बनी। अब आपके दिमाग में हो रहा ऐसा कैसे हो गया, ज्वालामुखी उड़ गया, और ज्वालामुखी उड़ गया तो बारिश कैसे आ गई। ये भी इंटरलिंकिंग का सब्जेक्ट है। जब ज्वालामुखी निकलेगा तो वहां का टेम्परेचर हाई होगा, जब वहां पर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर लो होगा तो मित्रों चारों तरफ से हवाएं उधर क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, और उस हवाओं में क्या होगा, नमी होगा, तो रेन होगा। और रेन भी कितने प्रकार की होती है, 3
थ्री टाइप की, वो हम जब बताएंगे। कन्वेक्शनल रेन, बहुत सारे साइक्लोनिक रेन और नॉर्मल रेन, बहुत सारे, ये हम आपको बताएंगे। तो ज्वालामुखी के टूटने से कौन सी मिट्टी बनी? काली मिट्टी बनी। अब ये क्षेत्र कहां पाया जाएगा? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में काली मिट्टी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी में एक फसल बोई जाती है जिसका नाम है कपास। मैक्सिमम कपास की खेती किसमें होती है? काली मिट्टी में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। और कपास के बारे में आप जरा बताइएगा, इसे कौन सा सोना कहते हैं, जरा बताइएगा, ठीक है ना। तो यह है, और इसीलिए आप देखें तो सूती वस्त्र उद्योग आपको सूरत में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कपास होता है, रॉ मटेरियल मिलता है। फिर आप बम्बई देखिए, फिर बेंगलुरु में आप जाइए, देखिए, ठीक है ना। तो ये चीजें आप एक दूसरे से लिंकिंग करने की सीखिए। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों में इतना ही जानना आपको, ज्वालामुखी से बना था, काली मिट्टी निर्माण हुआ, ठीक है ना। कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। अब ये देखो, तृतीय क्रम की चट्टान में आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण हुआ था। अच्छा हाँ, इस काली में ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? तो आप कहोगे क्रीटेशियस युग में बना था। क्रीटेशियस, देखो मेरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो आप हैंडल कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। सब में एक कमी होती है, मेरे में एक थोड़ी सी कमी है, मैं आपको बता दे रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक हमसे होता है। क्रीटेशियस युग में हुआ था, ठीक है ना, दक्कन क्रम की चट्टानों का निर्माण, ठीक। तो ये ध्यान रखेगा। तो यहां पे देखिए, ये जो तृतीय क्रम की चट्टानें, हमने दक्कन ट्रैप की चट्टानें आपको बता दी। तृतीय क्रम की जो चट्टानें हैं, इसका बस आपको इतना ध्यान रखना है कि तृतीय क्रम की चट्टानें इयोसीन और प्लायोसीन युग में बनी, पहली बात। दूसरी बात, हिमालय की जो बृहद हिमालय है यानी ग्रेटर हिमालय है, और जो लघु हिमालय है यानी मिडिल हिमालय है, इसका निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ? तो तृतीय क्रम की चट्टानों से हुआ, ठीक। कब हुआ? इयोसीन और प्लायोसीन युग में हुआ। और उसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है कि चतुर्थ क्रम की चट्टानें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ क्रम की चट्टानें से किसका निर्माण हुआ है? तो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, इस शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था वो किस क्रम की चट्टाने से हुआ था? तो चतुर्थ क्रम की चट्टाने से हुआ, यानी क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने से हुआ। यानी अर्थात सबसे नवीन चट्टान कौन सी है? तो चतुर्थ क्रम की चट्टान यानी क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। सबसे पुरानी चट्टान कौन सा है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान। और हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? सबसे नवीन रेंज कौन सा है? तो आप कहोगे शिवालिक, ठीक है ना। कब बना? तो किससे बना? तो चतुर्थ क्रम की चट्टान से, ठीक है ना। इसी प्रकार हिमालय की सबसे पुरानी चट्टान सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? तो आप कहोगे बृहद। सबसे पहले बना बृहद हिमालय, फिर बना लघु, फिर शिवालिक। तो ये सारी चीजें, हमारा जो चैप्टर था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसको आपने अच्छे से सीखा। आप जरूर हमें बताएं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक। तो आप इसको जितना ही ज्यादा उतना फैलाइए, आप अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको क्या करिए, आगे आग की तरफ फैलाइए। पेट्रोल भी डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा, क्योंकि पेट्रोल से आग थोड़ा तेज से फैलता है, ठीक है ना। पेट्रोल इन द सेंस कि जब आप कहीं इसको शेयर करते हैं तो कैप्शन जरूर लिखिए, ठीक है ना, तब आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है ना। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारा शेड्यूल बन चुका है। उसके साथ साथ घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है ना, पढ़िए लिखिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। बस तब तक के लिए कल मिलते हैं हम लोग 7 बजे मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत।